ठीक है। डी ट्रिपल एस बी और रेलवे है ना, रेडियोग्राफी का एग्जाम है। डी ट्रिपल एस बी का तो शायद से 24 को है और रेलवे का 28 या 29 या 30 के अप्रोक्स है। तो इस एग्जाम में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए ठीक है हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिससे तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाए। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा टिप्स मिलेंगे, इसमें तुम्हारा एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, तुम्हारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है ऑलवेज स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम। सबसे पहले तो चाहे रेलवे हो है ना, चाहे डी ट्रिपल एस भी हो है ना, चाहे रेलवे और DSSB, तो दोनों के ही तुम्हें पेपर उठाने हैं है ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाने हैं। डी ट्रिपल एस बी का 2019 या 2024 का एग्जाम मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा है ना, और रेलवे में भी जो लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था RRB का वो मिल जाएगा। सबसे पहले तुम्हें वो उठाने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है, पेपर लगाना है। क्यों लगाना है उनका रीजन समझाता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि एक चीज तुम नोटिस करोगे प्रीवियस एग्जाम में 2019 वाले डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में। ठीक है, पहली टिप क्या बताई मैंने, प्रीवियस एग्जाम पेपर उठाना है और उसको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है। यू विल नोटिस रेडियोथेरेपी क्वेश्चन है ना, 2019 के एग्जाम में कुछ रेडियोथेरेपी के क्वेश्चन पूछे हुए थे, हाफ लाइफ वगैरह पूछी हुई थी, जो कि इतनी हाफ लाइफ वगैरह अदर एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो मान लो तुम्हारा डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम दोबारा होता है, ठीक है, हमेशा कोई भी एग्जाम होता है तो उसका प्रिपरेशन हमेशा प्रीवियस ईयर से ही करते हैं, चाहे कैसी भी प्रोबेबिलिटी रहे आगे आने की। ठीक है, तो हमेशा प्रीवियस ईयर उठाना है। तो रेडियोथेरेपी के क्वेश्चंस कुछ पूछे हुए थे जिसमें टेक्नीशियम की हाफ लाइफ हो गई है ना, 6 आवर्स वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रेडियोथेरेपी को थोड़ा थोड़ा कवर कर लेना, उसकी थ्योरी कवर करनी है, उसके क्वेश्चंस कवर करने हैं। अगर नेक्स्ट टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी रहेगी आगे के एग्जाम में भी, क्योंकि अदर एग्जाम में इतना नहीं पूछता जितना कि डी ट्रिपल एस बी में पूछा जाता है। ठीक है, एक तो रेडियोथेरेपी वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया ये। दूसरी चीज क्या है, प्रीवियस ईयर से हमें और क्या समझ में आता है कि भाई प्रीवियस ईयर जो एग्जाम आया था रेलवे का है या फिर डी ट्रिपल एस बी का, उसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, इन सब के क्वेश्चंस को अगर तुम देखोगे तो उनका जो लेवल है ना, इजी टू मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है। यानी कि जैसे तुम 6-7 क्लास में क्वेश्चन करते हो या 8th या 10th क्लास में तुमने क्वेश्चन करे होंगे है ना, उसमें 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं LCM के, SCF के, वर्क एंड टाइम के। ठीक है, और साथ में वर्क टाइम हो गया या फिर परसेंटेज हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इजी टू मीडियम करने हैं, नोट द हार्ड और लेंदी क्वेश्चन है ना, तुम्हें हार्ड या फिर लेंदी क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करने है ना, उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी। अब बहुत लंबे लंबे जो क्वेश्चन उनके जिनका आंसर देर में निकलता है वो क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करने। एक चीज हमें ये समझ में आती है। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ तुम्हें साथ के साथ क्या क्या चीजें नहीं करनी। अगर तुम ये गलती करोगे तो तुम्हारा टाइम ज्यादा खराब होगा, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दो चीजें, एक तो जैसे रेडियोथेरेपी के क्वेश्चंस उसमें एडिशनल थे, और जो मैंने बताया था इजी टू मीडियम टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि LCM और HCF के जो आसानी से सोल्व हो जाते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 9th या 10th क्लास की तुम जैसे NTSC की भी मिलती है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की कुछ बुक्स मिलती है, या फिर छोटे मोटे जो 10th लेवल के एग्जाम होते हैं उनकी बुक खरीद सकते हो, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम्हें रीजनिंग और मैथमेटिक्स करनी है ना। अपनी फील्ड के अंदर रेडियोग्राफी के जो बेसिक है वो तो तुम देख ही सकते हो आराम से, उनके लिए तो अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें करनी होंगी। ठीक है, इजी टू मीडियम टाइप हो गए, नोट द हार्ड और लेंथी वन। ठीक है, एक तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब कैसे इन जो इजी टू मीडियम वाले हैं इनके भी कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हर एक टॉपिक के मान लो जैसे मैंने परसेंटेज उठाया है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। थोड़े से अलग अलग चेंजेस होंगे, उनके 10 से 15 क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं ना, उन्हीं को रिवाइज करना है। ऐसे LCM के, ऐसे ही SCF के। तो तुम्हारे हर एक टॉपिक के सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना। वरना तुम यूट्यूब पे कभी कोई लेक्चर उठाओगे तो उसमें तुम्हें कम से कम एक ही टॉपिक के ऊपर 100 150 क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हारा टाइम खराब होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट है लेट्स कंसीडर यू हैव ओनली 10 to 14 डेज फॉर DTPSB एंड रेलवे। अब तुम्हारे पास बचते ही 10 से 14 दिन है DTPSB में भी और रेलवे के लिए भी। तो तुम्हें पहले 5 दिन जो लॉक करने हैं, पहले 5 दिनों में जो काम करना है वो क्या करना है 5 से 7 दिनों के अंदर। इफ यू हैव लेस प्रिपरेशन ऑफ अदर पोर्शंस, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ मैथ रीजनिंग तुम्हारी नहीं हुई है ना, तुमने अपनी फील्ड पर रखी है,
मैथ रीजनिंग नहीं हुई, और तुम दिन के लगभग लगभग 3 ही घंटे दे पाते हो पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले शुरुआत के 5 से 7 दिन जो होंगे उसमें तुम कवर करोगे जो तुम्हारा पार्ट कवर नहीं हुआ, जैसे कि नॉन रेडियो पोर्शन, मान लो तुमने वो नहीं पढ़ा पहले कभी, तो 2 घंटे तुम उसको दोगे और 1 घंटे दोगे तुम रेडियो पोर्शन को, अगर तुम 3 घंटे पढ़ाई में देते हो डेली तो। ठीक है, पहले इस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, लास्ट के डेज के लिए मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ। जो शुरुआत के 5 से 7 दिन अभी तुम्हारे बचते हैं वो लास्ट के 5 दिनों में क्या करोगे वो मैं अलग बताऊंगा अभी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मान लेते हैं आज से ही 5-7 दिन है तुम्हारे पास, तो उनके अंदर तुम्हें जो भी तुमने अभी तक नहीं पढ़ा तुम उनको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक तुमने नहीं पढ़े हैं नए, है ना, रीजनिंग या मैथमेटिक्स के या कुछ भी टॉपिक है, तो तुम उनको 2 घंटे दो और 1 घंटा अपनी फील्ड को, तो चल जाएगा काम। ठीक है, बट ये जब है जब तुम्हारा रेडियो स्ट्रॉन्ग है और अदर फील्ड वीक है ना। बट अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा रेडियो भी प्रिपेयर्ड है और अदर फील्ड भी प्रिपेयर है ना, तो तुम क्या करोगे इन दिनों में भी 2 घंटे अपने रेडियो को दोगे और 1 घंटा फिर अदर पोर्शन को दोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हमारी फील्ड से ही होता है। ये बहुत सारे डायलॉग मिलते हैं कि भाई अदर फील्ड मैटर करती है, ये वो, मैंने इतने सारे एग्जाम्स निकाले टॉप मोस्ट रैंक पे। ठीक है, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं अदर फील्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करूँ। एम्स हो गया या फिर पीजीआई हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो निकाले हैं, बट कोई भी ऐसा जरूरत नहीं पड़ी कि भी मुझे अदर पोर्शन में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो ना। तो हमेशा ही, और कितने सारे सिलेक्शन उसके बाद मैंने कराए, तो उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मैं यही बोलता हूँ कि अपनी फील्ड को स्ट्रॉन्ग रखो और अदर पोर्शन को जितना नीडेड है उतना काम उतना करो, है ना। ज्यादा अदर पोर्शन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि भाई हमारा अदर पोर्शन तो बहुत ज्यादा वीक है। तो बहुत ज्यादा वीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टिप नंबर 3, इन फर्स्ट 5 to 7 डेज जो मैंने अभी बताया था उसी की कंटिन्यूशन में है कि फ्रॉम नाउ यू हैव टू स्टार्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। पहले तुम्हें क्या काम करना है कि भाई तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब मान लो फील्ड का सिलेबस छूटता है, मान लो फील्ड में तुम्हारा सब कुछ हो रखा है, सिटी छूटता है, तो सबसे पहले सिटी को निपटाओ। अभी के जो दिन बचते हैं है ना, उसमें सिटी उठा लो, है ना, सिटी को निपटा लो, या फिर एमआरआई, मान लो एमआरआई तुम्हारा नहीं हुआ तो एमआरआई को उठा लो। ठीक है, अब मान लो मैथमेटिक्स तुम कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स में मान लेते हैं तुम्हारे परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं हुए, तो तुम्हें ये टॉपिक उठाना है। ठीक है, जो भी तुम्हारा बचता है, चाहे वो अदर फील्ड का है चाहे अपनी फील्ड का है, जब भी पढ़ोगे भाई 2-1 घंटे तो दोनों को ही दे रहे हो ना, तो उस पार्ट में सिटी और एमआरआई जो तुम्हारा छूट गया है उनको निपटाना है, और जो इसमें छूटा हुआ है इनको निपटाना है। कहने का मतलब है जो भी तुम्हारा सिलेबस रिमेनिंग है उसको निपटाना है, और 5 से 7 दिनों के अंदर जितना कर सकते हो उतना, है ना, ज्यादा नहीं, जितना कर सकते हो अपनी तरफ से मैक्सिमम देना है। ठीक है, ये 5 से 7 दिन क्यों है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, है ना। पूरे टाइम पे क्यों नहीं लिखा मैंने, 10-15 दिन ही क्यों नहीं किया जब तक एग्जाम नहीं होता, उसका रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक, तो यहाँ पे लिखो है यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट कवर द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ योर्स, इफ यू हैव नॉट स्टडीड अर्लियर देन ट्राई टू कवर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब मान लो कि कोई बंदा है कि भाई सर हमने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, तो सिंपल सी बात है कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुम सबको पता होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइन फोकस प्रिंसिपल, है ना, हील इफेक्ट, ठीक है, सिटी, बेसिक्स ऑफ सिटी, है ना, एमआरआई, छोटे छोटे जो मतलब जो टॉपिक है उनके, बड़े बड़े टॉपिक जो है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें कवर कर लेना है अगर किसी बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा। तो शुरुआत के 5 से 7 दिनों में अभी तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है भाई, पूरे सिलेबस अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, पूरा सिलेबस तो तुम नहीं कर सकते हैं ना, तो 5 से 7 दिनों में जिन्होंने नहीं करा तो भाई वो एग्जाम तो देने जा ही रहे हैं सभी लोग। तो जब अब तुम सभी लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो उसमें तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें उठाने और कवर करने हैं। तुम रिजल्ट देखना, बहुत ज्यादा फर्क मिल जाएगा तुम्हें, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इन द लास्ट 5 डेज, अब जो लास्ट 5 डेज बचेंगे जो एग्जाम से पहले के दिन बचेंगे, डू नॉट स्टडी एक्स्ट्रा और रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, अब तुम्हें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना है ना, चाहे तुम्हारा कोई भी टॉपिक छूटता हो, मान लो सिटी ही पूरा छूटता हो, तुम्हारा एमआर हो गया, सिटी छूट गया, तो उस टाइम पे तुम्हें सिटी नहीं पढ़ना है अब लास्ट के 5 डेज में। अब तुम्हें क्या करना है, मतलब डू नॉट स्टडी एक्स्ट्रा रिमेनिंग टॉपिक्स और एमसीक्यू इन द लास्ट 5 डेज, ये तुम्हें पढ़ने ही नहीं है, ना एमसीक्यू ना टॉपिक्स जो तुम्हारे छूटे हुए हैं। जो तुमने पहले एमसीक्यू कर रखे हैं, जो तुमने पहले सिलेबस कर रखा है, ओनली रिवाइज सिलेबस
एंड एमसीक्यू, है ना। जो भी तुम्हारा सिलेबस हो चुका ऑलरेडी कंप्लीटेड था और जो एमसीक्यू हो चुके थे उनको रिवीजन करना है। नए क्वेश्चंस ना तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने हैं, ना ही सिलेबस तुम्हें नया करना है, ठीक है। ये चीज बांध लेना दिमाग में कि भाई नहीं करना, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, तुम्हारा मन कितना भी करे, ठीक है। क्योंकि सारे एग्जाम जितने भी दिए मैंने ये एग्जैक्ट रूल अपनाया और कोई भी एग्जाम मेरा नहीं छूटा है, सारे के सारे एग्जाम्पल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए, ठीक है, टॉप मोस्ट रैंक के साथ। तो ये चीजें तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आती है। नेक्स्ट, हाँ, रिवाइज करना है सारा सिलेबस, ये मैंने बता दिया कि जितना भी तुम्हारा हो चुका था उसी को बस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, 2 बार 3 बार, लास्ट 5 डेज बहुत होंगे रिवीजन करने के लिए। सारे पार्ट को रिवीजन करो जितने भी तुमने एमसीक्यू प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रूल जैसे मैं मान लो तुमसे कोई चीज है, तुम कितनी बार मिनिमम रिवाइज करनी चाहिए। मान लो तुमने सिटी पढ़ा, है ना, सिटी का कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसको कितनी बार तुम्हें रिवीजन करना चाहिए कि भाई ताकि तुम्हारे क्वेश्चंस गलत ना हो। तो कम से कम भी तो 3 बार तुम्हें वो रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। अभी कम टाइम है किसी पे, तो एक बार को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, बट कोशिश करना। इसी वजह से मैंने लास्ट के 5 डेज दिए कि उसमें तुम 2-1 बार वापस से सारे सिलेबस का क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। कैसे रिवीजन करना है? क्विक, फास्टली पढ़ लेना ऊपर ऊपर से बस। नेक्स्ट टिप है, अभी क्या होगा कि भाई एग्जाम नजदीक है, तो एक काम कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो 3 घंटे डेली, या फिर एक आइसोलेटेड रूम जिसमें कोई आता जाता ना हो, ऐसे कर सकते हो। अब उस 3 घंटों में पोमोडोरो टेक्निक लगा सकते हो कि 50 मिनट तुमने पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, इससे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। 50 मिनट तुमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 50 मिनट पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, इस तरीके से तुम 3 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, ये सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। यू विल नॉट अटेंड एनी फैमिली फंक्शन एंड विल नॉट गो फॉर आउटिंग टिल द एग्जाम। कोई फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड करो, कोई आउटिंग नहीं करो, थोड़े दिनों की बात है, एग्जाम में रैंक आ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फैमिली फंक्शन जितने मर्जी अटेंड करना। ये चीज ध्यान रखनी है। इस टाइम पे जब तुम लाइब्रेरी में होगे या फिर आइसोलेटेड रूम में, फोन को बिल्कुल ऑफ रख देना, उस बीच में किसी का फोन कॉल नहीं उठाना है, चाहे साइलेंट करके रख दो, ठीक है, या फिर एयरप्लेन मोड पे लगा दो। टिप नंबर 6, डू नॉट ओवर थिंक दैट विल आई बी सेलेक्ट फॉर दिस एग्जाम और नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये, जब मैंने अपने प्रीवियस एग्जाम दिए थे, कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। इससे क्या होता था कि मोस्टली मैं बेड पे ही अपना टाइम निकाल देता था, बिकॉज दिस विल वेस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ योर टाइम। काफी सारे एग्जाम ऐसे थे जिसमें मुझे ध्यान आया कि भाई मेरी टॉप मोस्ट एग्जाम हुआ, उसमें 4th-5th रैंक आई, और शुरुआत वाले पहले एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने ओवर थिंक बहुत करा था कि मेरे से तो कितने कंपटीशन में ये वो, है ना, पढ़ते हैं, है ना, मेरा सिलेबस नहीं भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, आधा सिलेबस हुआ था। बट अगर मैं ओवर थिंक नहीं करता, जब मुझे रिजल्ट मिला, मेरी 4th-5th रैंक थी, है ना, 2500 बच्चों में, तो उस एग्जाम में मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं ये ओवर थिंक ना ही करता, है ना, 15-20 दिन बेड पे ना पड़ा रहता कि मेरा होगा नहीं होगा बिना वजह का, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकता था, ठीक है, अगर इतना सिलेबस कर लेता तो ओवर थिंक में हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाता है। तो इस बीच में जो मैंने 10-15 दिन जो भी तुम्हें प्रिपरेशन की टेक्निक समझाई है, टिप्स बताई है, तो इसमें तुम्हें सोचना ही नहीं है, तो बस जैसे बोला है वैसे प्रिपेयर करना, क्योंकि ये मोस्टली तुम्हारा टाइम खा जाएगा। तुम सोच सकते हो इस बारे में कि होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, बट कब सोचोगे? यू कैन थिंक अबाउट दिस बट आफ्टर यू गिव द एग्जाम। उस एग्जाम के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था, बट नेक्स्ट में कभी कोई भी एग्जाम देता था तो फिर उसके बाद कभी सोचता ही नहीं। ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। कौन कौन सी टिप्स थी एक बार मैं वापस से रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। पहली चीज, प्रीवियस ईयर एग्जाम को रिवीजन करो, है ना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, समझो कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्या टॉपिक है, उन टॉपिक्स को कवर कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था रेडियोथेरेपी के क्वेश्चंस उसमें काफी पूछे गए थे, तो वो टॉपिक कवर करना है, ठीक है। दूसरा, जो क्वेश्चंस देखोगे तुम रीजनिंग मैथमेटिक्स, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन मत प्रैक्टिस करना। अभी जैसे तुम करना शुरू करोगे उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा तुम्हारा, तुम देखोगे कि सिलेबस भी नहीं हुआ, खामा के टाइम भी लगा दिया और क्वेश्चन का फायदा भी नहीं हुआ। तो इजी टू मीडियम टाइप के क्वेश्चंस ढूंढने, ठीक है। 8th या 10th की बुक मिल जाएंगे मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह की, उन्हीं के 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है। लेट कंसिडर यू हैव, फिर मैंने बताया था कि मान लो 10-15 दिन बचते हैं तुम्हारे पास DT प्लस बी के रेलवे के, तो 5 शुरुआत के 5 दिनों का अगर मैं बेसिक बताऊं कि उसमें तुम्हें जो तुम्हारा पार्ट नहीं हुआ है अभी तक, कंप्लीट नहीं है या तुमने पढ़ा नहीं है, उसको कवर करना है, ठीक है। इन 5 दिनों में तुम बेसिक से जो पिछला पढ़ा है उसको मत पढ़ो, बट तुम पहले ये कंप्लीट कर लो जो तुमने नहीं पढ़ा। लास्ट के जो 5 to 7 डेज होंगे
ठीक है, मतलब ये फर्स्ट 7 डेज में तो मैंने बता दिया। लास्ट के जो 5 डेज होंगे उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक नहीं करना है, ना ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ जो तुम्हें रिवीजन करना है वो पूरे सिलेबस का जितना तुम पढ़ चुके है ना, वो काफी है। एमसीक्यू मान लो तुमने, मैंने समझाया अभी कि तुमने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना था प्रीवियस ईयर का एग्जाम का, तो वो तुमने कर लिया, तो उसी को रिवाइज कर लो बैठ के। ठीक है, फिर मैंने बताया था लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, पोमोडोरो टेक्निक लगा सकते हो, 50 मिनट पढ़ा लगातार, 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक, इस तरीके से। और लास्ट में कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी। इसमें एक दो पॉइंट और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मोस्ट लोगों को इन सब के बारे में पता नहीं होता। जैसे कि शॉर्ट नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसी में एक पॉइंट आता है, बल्कि वो सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे आना चाहिए था, कि तुम्हें शॉर्ट नोट डेली रिवाइज करने हैं अप टू द एग्जाम, मतलब जब तक तुम्हारा अंटिल द एग्जाम है ना, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता डीटी प्लस बी का या फिर रेलवे का। तो शॉर्ट नोट्स तुम्हें डेली रिवाइज करने हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स बहुत लोगों के पास होंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो भी टॉपर्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास ये नहीं है, ये सब चीजें अगर चाहिए होंगे तो तुम मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसमें लिखा हो, मैंने नंबर वगैरह दूंगा। ठीक है, और इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मान लो शॉर्ट नोट तुम नहीं पढ़ पा रहे, शॉर्ट नोट डेली मॉर्निंग और इवनिंग में रिवाइज, मतलब सोने से पहले और मॉर्निंग में उठ के पढ़ने होते हैं। उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं तुम्हें एग्जाम में। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हैं, मेरे पास ऑलरेडी है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लोग बता देना। तो वो कैसे मतलब शॉर्ट नोट को रिवाइज करना होता है डेली। ठीक है, एक चीज तो ये, अगर मान लो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट फिलहाल नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, जो लॉन्ग नोट्स तुम्हारे पास है जो भी तुमने पढ़ा है अभी तक, उन्हीं को क्विक रिवीजन कर लेना, फिलहाल काम चल जाएगा। ठीक है, आगे ये चीजें ध्यान रखना। अभी मैं इसमें एम्स सीआरई जो भी नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसके बारे में भी कैसे एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है जो नेक्स्ट सीआरई आएगा, ताकि तुम्हें ये सब चीजें गलती ना हो और तुम्हारा नेक्स्ट सीआरई का एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर दूंगा और ये आगे कंटिन्यूएशन में रहेगा। कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तुम नंबर पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा, मैं नीचे लिंक में दे दूंगा।